क्लास में हमने बात करी थी लेंथ की, मास की और टाइम की, और उसके रेंजेस के बारे में डिस्कस करा था। अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे फर्मी होता है, फर्मी मीटर और एमस्ट्रॉन्ग, उसके बाद केजी में भी ऊपर नीचे होता है, और साथ में लेंथ का भी होता है चक्कर, है ना, पारसेक वगैरह। तो अब बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन और इंस्ट्रूमेंटल एंड एरर्स इन मेजरमेंट की। अच्छी बात यह है कि ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये केमिस्ट्री में क्लास 12th में भी नज़र आएगा तुम्हें। तो अभी से ध्यान से समझ लोगे तो केमिस्ट्री को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो मेजरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें मेजर होती है कोई ना कोई चीज़। तो रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। तुमने देखने में गड़बड़ हो गई, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तो ये सब एरर होते हैं। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी होती है एरर। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज़ ऑल्सो एन एरर। तो अब तुमने जो कैलकुलेट करा उसमें भी एरर होगा। तो वी शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? बोलते हैं कि एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है, एकदम प्रिसाइज आंसर दिया है, तो कौन सा क्या कहना चाह रहा है? तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कितना क्लोज है एक असली वैल्यू के, कितना क्लोज है, वो होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन होता है प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, यानी किस लिमिट तक उस क्वांटिटी को मेजर करा गया है ना। यानी अगर तुम्हारा आंसर जो है वो सही आंसर के नज़दीक है तो वो एक्यूरेट है, यानी उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। लिखा है ना कि मेजरमेंट इज़ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़। ठीक है, कितनी क्लोज है। और प्रिसीजन क्या होता है कि किस रिजोल्यूशन या फिर किस लिमिट तक दो क्वांटिटी को मेज़र करा जा सकता है। छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन का अंतर। लेट्स से कि तुम्हारे पास एक वैल्यू दे रखी है, तुम्हारा आंसर जो है उसके नज़दीक आया तो तुम्हारा आंसर जो है एक्यूरेट है। अगर तुम्हारे पास एक वैल्यू दे रखी है और उसका आंसर तुम्हारा भी वही आया मगर पॉइंट में और बढ़िया नंबर आ गए, यानी जैसे मैंने बोला आंसर था 2.8 तो तुम्हारा 2.899 आ गया, यानी तुम्हारा तो यार बड़ा प्रिसाइज आंसर है ना, यानी टू द पॉइंट आंसर, यानी पॉइंट की डेसिमल वैल्यू तक का आंसर निकाल पाना, इसको प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इसमें। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? लिमिट, रिजोल्यूशन और ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, जिस स्केल से तुम खुद ही अपना स्केल देख लो। कुछ लोग पुराना स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा साइंटिफिकली बहुत बड़े पैमाने पे होता है। कोई टूटा स्केल यूज़ करते हैं, कोई तुक्के लगा के नंबर काउंट करते हैं कि चलो बीच में है तो 5 ले लेते हैं, ऐसा कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज, चलो एग्ज़ाम्पल इन्होंने भी दे दिया, मान लेते हैं कि द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज़ नियरली 3.678 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रू वैल्यू ये है। तो एक एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, द मेजर्ड वैल्यू इज़ फाउंड टू बी 3.5। तो एक इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसकी रिजोल्यूशन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब 0.1 तक की वो वैल्यू काउंट कर सकता है, वो पता लगा सकता है। ठीक है, तो उसने मेजर करा कि 3.5 है। वाइल अनदर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मेजर डिवाइस ऑफ ग्रेट रिजोल्यूशन से 0.01, समझ में आ रहा है? 0.01 यानी अब 2 पॉइंट तक दिखाएगा आंसर आपको, यानी जितना ज़्यादा पॉइंट में 0 ऐसे आ रहा है उतना वैल्यू बढ़िया रिजोल्यूशन होगी। तो लेंथ इज़ डिटरमाइंड टू बी 3.38। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी। सही बात है ना। 3.5 कितनी पास है 3.6 के, तो एक्यूरेसी पहले इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू बट लेस प्रिसाइज, है ना। क्योंकि प्रिसीजन वे में आंसर जो था वो पॉइंट में 3 डिजिट थी पॉइंट के बाद, मगर प्रिसीजन के लिए उसका रिजोल्यूशन सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर रहा। मगर सेकंड मेजरमेंट इज़ लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। अब आ रहा है समझ में?
ठीक है, कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। मेरे को नहीं लगता अब तुम्हें कोई और ज़रूरत है किसी और एग्जांपल की, क्योंकि प्रिसाइज क्यों है वो ज़्यादा, क्योंकि उसका रिजोल्यूशन देखो 0.01 है, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक बता सकता है, मगर एक्यूरेट सही नहीं है। ठीक है, दस एवरी मेजरमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट, तो एरर्स आ जाते हैं। तो इन जनरल द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टमेटिक 2 तरह के एरर नज़र आते हैं। पहला सिस्टमेटिक होता है, वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो ये सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं जो कहते हैं एक डायरेक्शन में काम करते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो देखो अब तुम्हारे पास एक ट्री, जैसे ब्रांच ट्री कहते हैं ना, वैसा कुछ बना सकते हो तुम, कि एरर्स 2 तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक के नीचे एक लाइन खींच दो, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये क्या होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन। ठीक है, कुछ स्केल वाले ही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, कहीं इधर उधर लाइन खींच दी। मैं स्केल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें रिलेट कर पाओ तुम, क्योंकि हम अक्सर स्केल का यूज़ करते हैं, है ना। मैं बड़े इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं बता रहा, या फिर बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं बता रहा, समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ thermometer may be inadequately calibrate. It may read 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, whereas it should read 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखो क्या होता है कि कभी कभार मान लो कि एक थर्मोमीटर है, उसमें दिक्कत है ना। वो क्या करता है, इनएडिक्वेट कैलिब्रेट करता है, यानी पता लगाता है, कहता है कि 104 डिग्री सेल्सियस कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, मगर हमें पता है एक्यूरेट क्या है, STP पे 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी बॉयल हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना। और वर्नियर कैलिपर, द ज़ीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल में नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। अगर तुमने नहीं देखा है वर्नियर कैलिपर, तो 2 ऑप्शन है, एक तो यार तुम गूगल पर सर्च करो, दूसरा थोड़ा वेट करो, तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, ये फिज़िक्स लैब में रखा होता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे मैच करवानी होती है 2 लाइंस को, तो वो नज़रें तेज़ होनी चाहिए उसके लिए। मगर कभी कभार क्या होता है, कोइंसाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। ठीक है, और सिंपली एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल मैनी मे बी वॉर्न ऑफ टू एट वन एंड। क्या पता थोड़ा एक साइड से टूटा हुआ है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर स्केल जो हमारा होता है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर, तो तुम दूसरी लाइन खींच दो। ये सिस्टमेटिक का दूसरा टाइप है इंस्ट्रूमेंटल के बाद, कि इन परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो हमने एक तरीका अपनाया है वो गलत हो या सही से ना हो। तो टू डिटरमाइन द टेम्परेचर of human body, a thermometer is placed under the armpit will give you temperature lower than the actual value of the body temperature. Other external conditions such as changes in temperature, humidity during the experiment may systematically affect the measurement, है ना। कुछ क्या करते हैं, अपने आर्म पिट के नीचे रखते हैं, है ना। अब तो चलो हम जीभ के नीचे रखते हैं ना, फिर भी आसपास का टेम्परेचर तो इफ़ेक्ट करता ही है, कि ठंड हो रही है तो फिर उस हिसाब से हमारे शरीर पे भी जो होगा बाहर से एक्सटर्नली वेरी करेगा। पर्सनल एरर होते हैं तीसरा पार्ट। अच्छा रुको, मैंने पूरा बोला, हाँ पूरा बोला। पर्सनल एरर आ गया सी पार्ट में। पहला क्या था, इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड क्या था हमारा, प्रोसीजरल, थर्ड है पर्सनल। तो दिस अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस। ठीक है, तो अपने दोस्त को तंग करोगे प्रैक्टिकल की रीडिंग लिखते टाइम तो गलत लिख देगा। तो लेक ऑफ प्रॉपर सेटिंग भी होता है, अपर्चर या फिर इंडिविजुअल केयरलेसनेस, टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, है ना। जैसे कि मान लो कि आपकी हैबिट है ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट वाइल रीडिंग द पोजिशन ऑफ द नीडल। ठीक है, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखने के लिए, नज़रें तेज करने के लिए थोड़ा दूर रख के देखते हैं, राइट साइड को ज़्यादा झुक के देखते हैं रीडिंग नोट करने के लिए, मगर इससे क्या होगा, पैरालैक्स हो जाएगा, तुम्हें पता है ना। तो पैरालैक्स एरर जो है वो हर बार होता है। तुम्हें मैंने तो शायद 2 लेक्चर पहले बताया था पैरालैक्स के बारे में, जब चैप्टर शुरू हो रहा था आई गेस। तो थोड़ा बहुत तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि जैसे हम हमारी दोनों आँखें मिलके जो देखती है ना, वो ऑब्जेक्ट अगर हम एक आँख बंद करके देखें तो वो थोड़ा शिफ्ट दिखेगा,
कोई भी आंख बंद करके देखो उसी ऑब्जेक्ट को, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो वही पैरेलक्स है, तो उससे हो जाता है। तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, है ना। तो हम सिस्टमैटिक एरर को ठीक कर सकते हैं, एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्या करके? अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आओ, बढ़िया प्रोसीजर फॉलो करो, या पर्सनल एरर मत करो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट बताया जैसे मैंने, है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से हम सिस्टम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर अ गिवन सेटअप दीज एरर्स मे बी एस्टिमेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड अ नेसेसरी करेक्शंस में बी अप्लाई टू द रीडिंग। अब आ जाते हैं रैंडम एरर्स पे, जो कि हमारे एरर्स की ब्रॉड कैटेगरी में नेक्स्ट स्टेप है। यानी सिस्टम के बाद आते हैं सेकंड रैंडम एरर। ये क्या एरर होते हैं? ये होते हैं एरर्स अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में ये देख लेते हैं। ये रैंडमली अकर होते हैं, ठीक है, टू साइन एंड साइज, साइन और साइज़ के रिस्पेक्ट में। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब जो प्रेडिक्ट ना करा जा सके, जैसे टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, या मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या आता है? पर्सनल अनबायस्ड एरर्स बाय द ऑब्जर्वेशन टेकिंग रीडिंग्स। For example, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different reading every time, है ना। तो अलग अलग रीडिंग भी आ सकता है। तो पहला आता है हमारा रैंडम एरर में लीस्ट काउंट एरर। ये सब जो है प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जब तुम देखोगे, तुम प्रैक्टिकल लैब जाओगे, तो उसमें क्या होता है, फिज़िक्स में क्या होगा, तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, मैम बोलेंगी कि इसके अब एरर लिखो, ठीक है, रैंडम एरर कौन से हुए, या एरर परसेंटेज कितना था, सब लिखना पड़ेगा। तो उसमें ये काम आते हैं। तो लीस्ट काउंट होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर करी जा सकती है वो लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ऑल द रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू तक सारी रीडिंग सही रहती हैं। तो द लीस्ट काउंट एरर इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 है सेंटीमीटर में, और स्फेरोमीटर में है लीस्ट काउंट ऑफ 0.001 सेंटीमीटर। यानी लीस्ट काउंट किसका अच्छा है? स्फेरोमीटर का रिजोल्यूशन अच्छा है। तो लीस्ट काउंट एरर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन अ लिमिटेड साइज़, एक लिमिटेड साइज़ के अंदर। तो इट अकर विद बोथ सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। If we use a meter scale for measurement of length, it may have graduations at 1 mm division, scale separating और intervals, है ना। तो हम अपना स्केल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक से दो के बीच में 10 लाइनें खींची होती है छोटी छोटी, है ना। तो वो क्या होता है, 1 mm का ग्रेजुएशंस होते हैं। तो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई प्रिसीजन इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। तो जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना लीस्ट काउंट एरर कम होगा। और रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वान्टिटी, ठीक है। तुमने ये अच्छा तरीका है कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करो और जो अलग अलग रीडिंग आ रही है उन सबको लिख लो, फिर उन सब का अर्थमेटिक मीन निकाल दो। मीन पता है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन से, है ना, तो आ जाता है। सेकंड आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। यही आता है ना, या इसके बाद, हाँ यही आता है, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट एरर इन सब की बात करते हैं। लीस्ट काउंट एरर हो गए हमारे, ठीक है। ये इसी का पार्ट है कि इस एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट आर A1 A2 A3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हैं AN तक। जैसे मैं x1 x2 लेता हूँ, या x डैश वगैरह लेते हैं, तो वैसे ये भी ले लिया।
द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़ टेकन। तो मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया, सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? ऐसे ही देखो लिखा हुआ है। तो ए मीन क्या हो गया? सिग्मा आई 1 से लेके एन तक ए आई बाय एन। ठीक है, सिग्मा तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए हो। तो दिस इज़ बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इट इज़ रीजनेबल टू सपोज दैट इंडिविजुअल मेजरमेंट आर एज लाइकली टू ओवर एस्टिमेट। ठीक है, इंडिविजुअल जो है हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। क्या ओवर एस्टिमेट करते हैं? एज टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ द क्वांटिटी। तो दोनों ही चीज़ करते हैं, कभी कभार ओवर एस्टिमेट करते हैं, कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए सारी रीडिंग ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो पहली बात जो एनसीईआरटी में बोल्ड हो रखा है, यानी वो दिमाग में तुम्हारे भी बोल्ड होना चाहिए। दूसरी बात कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, इसमें ये बताया है कि डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। जो असली वैल्यू थी ना, उसमें हमने जो मेज़र करा उसका डिफरेंस को हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डिनोट करेंगे ऐसे, आगे मॉड्यूलर लगा देंगे। मॉड्यूलर ये जो होते हैं, देख सकते हो डेल ए लिखा है, उसके आगे 2 डंडे से लगा रखे हैं ना आगे पीछे, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसीडर अर्थमेटिक मीन एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को ट्रू वैल्यू कहते हैं। देन द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर। तो अब एरर क्या होंगे? डेल A1 के लिए हम A1 माइनस ए मीन करेंगे। ठीक है, अब वो उसका अंतर नहीं पड़ता कि अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, A1 माइनस ए मीन करेंगे, A2 माइनस ए मीन करेंगे, ऐसे करके सबके जो है हम क्या निकाल देंगे? एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। ठीक है, तो डेल ए जो है वो कैलकुलेटेड बाय अबव मे बी पॉजिटिव, और हाँ, तो किस में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा। ज़रूरी नहीं है ए मीन को माइनस करना है, मगर एक बार आपने माइनस कर दिया तो सबके साथ ए मीन को ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए और सबके साथ सेम पैटर्न में। अगर हम ए मीन को एक बार सब पहले मतलब किसी नंबर से माइनस कर रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मगर आगे जाके नेगेटिव आ रही है, तो चेंज नहीं करना है, उसको रहने देना, बस हमें डिफरेंस निकालना है। एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस, बट एब्सोल्यूट एरर डेल ए विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्योंकि जब देखो ये जो लग जाता है ना, इसको मॉड्यूलस की दीवार कहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। ये जब आ जाता है तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आती है, यानी नेगेटिव नहीं आ सकती इसके थ्रू। यानी -1 का भी अगर हम ऐसे करेंगे, आगे पीछे ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं अर्थमेटिक मीन पे। अभी तक हम एरर की बात कर रहे थे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर पता चल गया। अब आता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो, सारे एब्सोल्यूट एरर निकाले, अब उसका अर्थमेटिक मीन कर दिया, तो डेल ए मीन इज सबका सम डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा आई 1 से लेके एन तक एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, कुछ भी बोलो, ये फाइनल होता है। इफ़ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे बी द रेंज ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, है ना। तो कोई मेजरमेंट करोगे तो तुम्हारा आंसर जो होगा इसी के अराउंड आएगा। ठीक है, यानी एरर का प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब एरर जो होता है, मान लो तुम्हारे पास आंसर 5 है, अगर तुम्हारा 5.1 आ रहा है, 5.1 आ रहा है, ठीक है, किसी बच्चे का 4.9 आ रहा है, तो देख रहे हो आगे पीछे हो रहा है, यानी 5 के अराउंड है ना। तो 5.1 के लिए प्लस करना पड़ेगा, 4.9 के लिए माइनस। तो हमने प्लस माइनस साथ में लिख दिया क्योंकि वो एरर का रेट है। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होता है, जो हमारा आंसर होता है, जो हम लाते हैं, वो ए मीन माइनस डेल ए मीन स्मॉलर देन इक्वल टू ए मीन प्लस डेल ए मीन, यानी इसके अराउंड ही घूमता है। ठीक है भाई,
जो हमारा आंसर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ लाइकली टू लाई बिटवीन ए मीन प्लस डेल ए मीन एंड ए मीन माइनस डेल ए मीन, है ना। ये डेल ए मीन क्या था, ये एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। मीन है तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो समझ में आया। सी पार्ट पे आते हैं। हमारा ये पार्ट क्या था, अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक है। बी पार्ट में हमने क्या देखा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज फाइनल। और सी पार्ट था हमारा, अभी देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज़ द रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर। दैट इज़, इसको भी ये देखो डेल्टा होता है ना, जो जैसे हम स्मॉल ए कैपिटल ए लिखते हैं ना, तो वैसे ही डेल्टा ये होता है, ये कैपिटल होता है, ये इसको भी डेल ही कहते हैं। द रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, रिलेटिव एरर जो होता है वो रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का टू द मीन अर्थमेटिक एरर, सॉरी एरर नहीं है ये कोई, अर्थमेटिक वैल्यू और द क्वांटिटी मेजर्ड, ठीक है। तो दिखाते हैं रेशियो किस तरह से, इस तरह से। तो ये रिलेटिव आया कि डेल ए मीन अपॉन ए मीन, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले आएंगे। और ध्यान रखना किसको करा हमने, डिवाइड जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा और एरर वाली चीज़ ऊपर रहेगी, ठीक है। कहेंगे इसको मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ से परसेंटेज एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.6 देखते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक। हमें पता है कि नेशनल लेबॉर्ट्री में, ये दिल्ली में ही रखी हुई है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो 12:00 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग्स ऑफ द 2 क्लॉक आर। तो देखो पहली क्लॉक इतना दिखा रही है, दूसरी क्लॉक इतना दिखा रही है, ठीक है। ये सारी डेट दिखाई। तो इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द 2 क्लॉक विल यू प्रेफर। मेरे को प्रिसाइज चीज़ चाहिए, तो कौन सी क्लॉक प्रेफर होगी। तो यहाँ पे देखो पहली बात, यहाँ पे रेंज पे मैटर करता है। तो रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 days ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 162 सेकेंड फॉर क्लॉक 1 एंड 31 सेकेंड फॉर क्लॉक 2। क्या बोला कि रेंज जो है वेरी जो हो रही है वो पहली क्लॉक में कितना हो रहा है, 162 सेकेंड का अंतर पड़ रहा है, और दूसरी क्लॉक में 31 सेकेंड का गैप जो है। द एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 1 इज़ मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम देन द एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 2। ये तो बात है, क्लॉक 2 तो 10 दिखा रही है, वहाँ 12 बज रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट clock's zero error is not as significant for precision work as its variation, ठीक है। कि ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम प्रिसाइज की बात कर रहे हैं। तो ज़ीरो एरर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है प्रिसीजन के लिए जितना वेरिएशन है। बिकॉज ऑफ ज़ीरो एरर कैन ऑलवेज बी इजीली करेक्टेड, हैंस क्लॉक 2 इज़ टू बी प्रेफर्ड टू क्लॉक 1। तो ज़ीरो एरर को तो हम ठीक कर सकते हैं, इसलिए क्लॉक 2 प्रेफर होगी क्लॉक 1 से, है ना। तुम्हें बता रखा है मैंने, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरा आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है उसका 5.28, ठीक है। दोबारा अपने दिमाग में बना देना, 28 लिखा है पीछे, 5.28 आंसर है उसका। अब एक बच्चे का आंसर आया 5.1 और दूसरे बच्चे का आंसर आया 4.99। तो दूसरा बच्चा जो है, जो इतना दूर आंसर लाके भी जीत गया क्योंकि उसका आंसर प्रिसाइज था, पॉइंट के बाद 2 नंबर उसने बताए, ठीक है। तो ज़ीरो एरर को करेक्ट करा जा सकता है, इसलिए क्लॉक 2 प्रेफर होगी क्लॉक 1 से।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ 2.7. वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेट मतलब मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो, वो सिंपल पेंडुलम. तो पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे है ना. इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी, अच्छा रीडिंग आ गई कि इतना इतना इतना, ठीक है. एक ऑसिलेशन का टाइम, अगर तुमने पुराने पेंडुलम देखे हैं ना, मतलब पेंडुलम जैसे होते हैं आगे पीछे होता है, तो कितने सेकंड में होगा वो मैटर करता है. तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तीनों ही चीज़ें निकालनी है. अब कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले तो मीन निकाल देंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का. तो क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है. सेकेंड चीज़, अब हमारे पास आंसर आ गया है. एज अ पीरियड आर मेजर्ड टू द रिजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेकेंड. कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने, देखो तुम सारे आंसर देखोगे, ये 0.01 आता कैसे है? ये असल में रिजोल्यूशन है यार. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा आंसर आ रहा है 7.999, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है ना, तो मेरा रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? 0.001, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 नंबर है. तो पैटर्न से समझ लेना. तो रिजोल्यूशन आ गया 0.01 सेकेंड. ऑल टाइम्स आर टू द सेकेंड डेसिमल्स, है ना, जैसे बताया. इट इज़ प्रॉपर टू पुट दिस मीन पीरियड ऑल्सो टू द सेकेंड डेसिमल. द एरर इन द मेजरमेंट आर, तो ये सारे एरर आ जाएंगे मेजरमेंट में. कैसे निकाल रहे हैं हम? असल में जो हमारा मीन आंसर आया, जो वैल्यू का मीन आया, अर्थमेटिक मीन आया, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सबसे, सारी इंडिविजुअल वैल्यू से. तो हमारे कुछ एरर मेजरमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. वो जो तुम्हें डेल्टा ए मीन दिख रहा था, है ना, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, मगर हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान देना, ठीक है. मतलब हमें अंतर चाहिए बस, ये नहीं नेगेटिव नहीं चाहिए. मतलब मैं बोलूँगा कि लेट से मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और मोहन के पास 5 रुपये हैं, तो हम दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 रुपये का अंतर है, ठीक. ये नहीं पूछ रहा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमें इससे लेना देना नहीं है. तो अंतर 5 का है, तो यही चीज़ देखनी है. नोट दैट द एरर हैज़ द सेम यूनिट्स एज क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. तो सबकी यूनिट क्या है? सेकंड में है. तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे? सभी को करा, आंसर आया 0.11 सेकेंड. दैट मीन्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस अर्थमेटिक एरर, ठीक है. मीन अर्थमेटिक एरर, sorry, mean absolute error, that is it lie between 2.62 plus 0.11 second and 2.62 minus 0.11 second, or between 2.73 second and 2.51 second. As the arithmetic mean of all the absolute error is 0.11 second, it is already an error in the tenth of the second. Hence there is no point in giving the period to a hundredth. To more correct way, we will write 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ठीक है. नोट दैट द लास्ट न्यूमरल 6 is unreadable. Since it may be anything between 5 to 7, we indicate it by saying that the measurement has two significant figures. In this case, two significant figures are 2, which is reliable, and 6, which has an error associated with it. ठीक है, तो 2 पे हम भरोसा कर सकते हैं, 6 पे एरर हो सकता है, क्योंकि 6 की जगह 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. यू विल लर्न मोर अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन सेक्शन 2.7. तो इस एग्जाम्पल में हमें रिलेटिव एरर परसेंटेज निकालना है. तो 0.1 दैट इज़ क्या था? ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, क्योंकि मैंने 0.11 की जगह 0.1 ले लिया, क्योंकि 10th उसमें दिक्कत है ना. उसको डिवाइड कर दिया 2.6 से, दैट इज़ ये जो ऊपर आया था अर्थमेटिक मीन. तो 4% का एरर आ रहा है, ठीक बात. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ें आज या फिर नेक्स्ट क्लास में देखें? लेट्स सी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यार कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लंबा जा रहा है चैप्टर, जाने देंगे, ठीक है. चलो आज बहुत कुछ देख लिया हमने. एरर्स, शुरुआत हो गई हमारे एरर्स की. बस आज के लिए इतना ही यार, और पढ़ो एक बार, रिवाइज़ करो इस चीज़ को.
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।